हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल। अब मौर्योत्तर काल क्या है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात जो भारत के राजनीतिक बदलाव आता है भारत देश में, वो सारे के सारे राजनीतिक बदलाव, विदेशी आक्रमण या छोटे छोटे जो वंश स्थापित हुए थे, उन सभी वंश की चर्चा करेंगे हम आज की वीडियो में। मौर्योत्तर का अर्थ यही है कि मौर्य के उत्तर यानी कि मौर्य साम्राज्य के पश्चात की जो घटनाएं हुई है, वो सारी की सारी घटनाएं जो हैं मौर्योत्तर काल में आती है। तो एक बार आप लोगों के लिए पृष्ठभूमि तैयार करता हूं मैं कि मौर्य साम्राज्य में आप सभी को पता है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हरा करके नंद वंश के पश्चात में मौर्य साम्राज्य का नंबर आता है। तो उसी में चंद्रगुप्त मौर्य आता है, उसी में अशोक आता है। लेकिन ये दो तीन शासकों को छोड़ करके मौर्य साम्राज्य में कोई बहुत शक्तिशाली शासक नहीं आता, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो छोटे छोटे क्षेत्र थे वो स्वतंत्र होने लगते हैं। और स्वतंत्र होने के क्रम में ही ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि जो अंतिम शासक था मौर्य साम्राज्य का बृहद्रथ की हत्या करके वहां पर शुंग वंश की स्थापना हो जाती है। 185 ईस्वी पूर्व में, 185 ईस्वी पूर्व में बृहद्रथ की हत्या उसी का सेनापति पुष्यमित्र शुंग करता है। और पुष्यमित्र शुंग वहां पर मौर्य साम्राज्य के स्थान पर शुंग वंश की नींव रख देता है। तो ये सारी बातें थी हमने जो मौर्य साम्राज्य संबंधित पढ़ी है। लेकिन केवल शुंग वंश की स्थापना नहीं होती, बल्कि ये छोटे छोटे अनेक ऐसे वंश आते हैं, 4-5 ऐसे वंश आते हैं जो कि हम इस क्रम में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पश्चात वहां एक विस्तार पूर्वक साम्राज्य स्थापना होती है। लेकिन शासकों की कमजोरपन के कारण वहां पर फिर नए नए छोटे छोटे वंश उभर के आने लगते हैं। इसी में हम पहले ये पढ़ेंगे कि जो मौर्योत्तर काल है, ये मौर्योत्तर काल में दो प्रकार के आक्रमण पड़ते हैं। हम सबसे पहले तो जो क्षेत्रीय राजा थे, जो हमारे देश के शासक थे, वो अपने आप को शक्तिशाली बनाना शुरू करते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ कुछ विदेशी आक्रमण भी भारत में होते हैं जो कि भारत को में अपने शासन का विस्तार करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि जो मौर्योत्तर काल है उसमें दो प्रकार के आक्रमण होते हैं। सबसे पहले कौन से? देशी आक्रमण, और दूसरे कौन से हैं? विदेशी आक्रमण। तो सबसे पहले देशी आक्रमणों की बात करें तो मौर्य वंश के पश्चात शुंग वंश आता है, उसके बाद कण्व वंश आता है, उसके बाद सातवाहन और अंत में चेदी वंश आता है। तो ये चार वंश थे जो कि मौर्य साम्राज्य के पश्चात में भारत में उदय हुए थे। इन्हीं के साथ साथ में इंडो ग्रीक, शक, पहलव और कुषाण वंश, ये विदेशी ऐसे साम्राज्य थे जो कि भारत में विस्तार करने लगे थे। तो हम आज की वीडियो में केवल देशी शासकों के बारे में पढ़ेंगे, देशी आक्रमणकारियों के बारे में, देशी वंश जो स्थापित हुए थे उनके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन जब अगली वीडियो पढ़ेंगे उसमें हम सारे के सारे विदेशी आक्रमणों के बारे में, विदेशी शासकों के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोगों को ये आज का यही हमारा विषय है, मौर्योत्तर काल। और मौर्योत्तर काल में बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे पहला वंश कौन सा होता है जो मौर्य वंश के पश्चात में उदय होता है। तो मौर्य वंश की समाप्ति के बाद में नया वंश उदय होता है शुंग वंश। तो बहुत बार एग्जाम में ये भी लगा देते हैं कि इन चारों के क्रम को लगाइए, क्रम से इन चारों को सजाइए। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा आप लोग, सबसे पहले जो आता है वो आता है शुंग वंश, उसके बाद कण्व वंश, सातवाहन और चेदी वंश। इन चारों के क्रम को आप लोगों ने जरूर याद रखना है। उसके बाद हम एक एक करके इनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शुंग वंश। तो शुंग वंश के बारे में मैंने थोड़ा सा आप लोगों को बता दिया था कि शुंग वंश जो है वो पुष्यमित्र शुंग ने इसकी स्थापना करी थी। और 185 बीसी में मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने भारत में शुंग वंश की नींव रखी थी। अब यहां से कुछ कहानियां प्रचलित हैं, जैसा कि ये कुछ विद्वान ऐसा भी मानते हैं कि जो मौर्य साम्राज्य था वो बौद्ध धर्म का अधिक प्रचार प्रसार कर रहा था। जब हमने अशोक के बारे में पढ़ा था, जब हमने वो अन्य मौर्य शासकों के बारे में पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि मौर्य साम्राज्य ने बौद्ध धर्म का विस्तार किया। बौद्ध धर्म के विस्तार के लिए उसने महाधर्मों का नियुक्ति की। बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए उसने श्रीलंका, संघमित्रा और अपने पुत्र को भेजा था। तो ये सारी बातें हमने बौद्ध धर्म के बारे में उस समय पढ़ी थी। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जो मौर्य साम्राज्य था
वो बौद्ध धर्म का प्रचारक बन गया था। लेकिन ये जो इसके बाद में जो वंश आते हैं, जैसे शुंग वंश है, कण्व वंश है, ये सारे के सारे जो वंश आते हैं, ये सारे के सारे ब्राह्मण होते हैं। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि इस शुंग वंश को हम ब्राह्मण वंश भी कह सकते हैं कि जब मौर्य साम्राज्य यहाँ आया तो वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने लगा था, और यहाँ के जो ब्राह्मण थे, जो वैष्णव धर्म से संबंध रखते थे, वो उन सबको ये इस चीज से परेशानी होने लगी। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ब्राह्मणों का भी शुंग वंश वालों को या कण्व वंश वालों को सहयोग प्राप्त था। तो ये बात आप लोगों ने जरूर ध्यान रखनी है। अब हम कुछ बातें पढ़ते हैं शुंग वंश संबंधित। तो इसके संस्थापक की बात करें तो इसका संस्थापक है पुष्यमित्र शुंग, जिसने 185 ईस्वी पूर्व में इस वंश की नींव रखी। अब हम बात करते हैं राजधानी की। तो पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी बनाई विदिशा। अब विदिशा राजधानी बनाई, लेकिन अगर हम बात करें मौर्यों की राजधानी क्या थी, तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। लेकिन पाटलिपुत्र के स्थान पर शुंग वंश की राजधानी क्या रही, विदिशा रही। तो ये बात आप लोगों को जरूर ध्यान रखनी है। उसके बाद एक बात और करते हैं कि उस समय बाणभट्ट ने एक रचना लिखी थी जिसका नाम था हर्षचरित। बाणभट्ट की एक रचना है जिसका नाम है हर्षचरित। अब ये हर्षचरित जो है, इसमें जो पुष्यमित्र शुंग है उसको बाणभट्ट ने अनार्य कहा है। अनार्य का अर्थ क्या है, अनार्य का अर्थ ये है कि जो पुष्यमित्र शुंग था, वो पुष्यमित्र शुंग जो था वो कट्टर ब्राह्मण था, वो ब्राह्मणों के पक्ष में था, वो बौद्ध धर्म के विपक्ष में था, बौद्ध धर्म के साथ नहीं था, बल्कि कौन से धर्म का विस्तार करना चाहता था, वो दोबारा से भारत में वैष्णव वंश को चाहता था, जो हमने बौद्ध उसमें पढ़ा भी था उससे पहले। तो ये बात थी कि अनार्य किसने कहा, तो अनार्य कहा है बाणभट्ट ने। बाणभट्ट ने कहां पर कहा, तो बाणभट्ट ने अपनी रचना हर्षचरित में पुष्यमित्र शुंग को अनार्य कहा है। उसके बाद एक बात और पढ़ते हैं कि जब हम इंडो ग्रीक पढ़ेंगे, भारत हिंद यूनानी पढ़ेंगे, इंडो ग्रीक को ही हिंद यूनानी भी कहते हैं, तो वो हम आगे कल की वीडियो में पढ़ेंगे। तो जब इंडो ग्रीक पढ़ेंगे या हिंदू यूनानी पढ़ेंगे तो उस समय एक शासक आता है मिनांडर, और इस मिनांडर नामक शासक को भी पुष्यमित्र शुंग ने हराया था। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि पुष्यमित्र शुंग जो था वो एक प्रतापी शासक था। उसने युद्ध के द्वारा आक्रमण करके अपने राज्य का विस्तार करना चाहा, अपने राज्य का विस्तार किया, और इसी क्रम में उसने एक हिंद यूनानी शासक जो कि बहुत ही शक्तिशाली था, उसका नाम था मिनांडर, उस मिनांडर को भी हराया था। उसके बाद शुंग वंश में अगले बात करते हैं कि जो शुंग वंश था वो ब्राह्मण और वैष्णव धर्म का प्रचारक था। ये बातें हम पहले ही कर चुके हैं कि जो बौद्ध धर्म था, ये बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार मौर्य साम्राज्य में हुआ था, लेकिन इस बौद्ध धर्म के ही खिलाफ आ गया था शुंग वंश। तो अब शुंग वंश ने ब्राह्मण और वैष्णव धर्म को अधिक प्राथमिकता दी थी। उसके बाद एक नाम आता है बहुत बार पतंजलि। तो पतंजलि जो थे वो इन्हीं पुष्यमित्र शुंग के ही दरबार में राजपुरोहित थे। तो पुष्यमित्र शुंग के जो राजपुरोहित थे पतंजलि, अब इन पतंजलि के सहयोग से पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ भी किया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई बार एग्जाम में ऐसा इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि पतंजलि के सहयोग से जो पुष्यमित्र शुंग था उसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ भी किया था। तो ये क्वेश्चन था। उसके बाद एक और है, एक है खारवेल। खारवेल ने पुष्यमित्र शुंग को हराया था। खारवेल कौन है, खारवेल एक शासक है जो कि कलिंग का शासक था, और कलिंग से आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि कलिंग में 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग युद्ध होता है, जो कि हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। सारी जो घटनाएं थी वो हम 261 ईस्वी पूर्व में जो कलिंग का युद्ध हुआ था उसमें पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी है तो आप लोग आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ले लीजिएगा वो। तो ध्यान रखिएगा कि 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पे आक्रमण किया था अशोक ने, और वहां पर अत्यधिक मारकाट को देख करके, लोगों की हत्याओं को देख करके उसने बौद्ध धर्म या उसने धम्म नीति अपना ली थी, युद्ध नीति को छोड़ करके। तो ये जो खारवेल था ये कलिंग का ही शासक था, जो कि अशोक के पश्चात उसके जो उत्तराधिकारी हुए थे उस समय इस खारवेल ने ये अपना जो कलिंग था वो स्वतंत्र करा लिया था। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसी खारवेल ने
पुष्यमित्र शुंग को भी हराया था। ये बात भी आप लोग नोट करिएगा। और ये इस बात का प्रमाण हमें कहां से मिलता है, तो खारवेल ने पुष्यमित्र शुंग को हराया, ये हमें मिलता है प्रमाण हाथी गुफा अभिलेख से। अब जैसे ही अभिलेख का नाम आएगा तो अभिलेख के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि सर्वप्रथम भारत में अभिलेख की शुरुआत अशोक ने करवाई थी, और इसी प्रकार से भारत में फिर अनेक अभिलेखों का निर्माण भी अशोक के बाद में भी होता रहा था। तो ये हाथी गुफा अभिलेख से पता चलता है कि कलिंग के शासक खारवेल ने पुष्यमित्र शुंग को हराया था। उसके बाद पुष्यमित्र शुंग के पश्चात जो था उसका पुत्र अग्निमित्र शासक बनता है। ध्यान रखिएगा, पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश का संस्थापक था, लेकिन इसके बाद इसका पुत्र कौन बनता है शासक, अग्निमित्र। अब अग्निमित्र से बहुत क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, या इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एक रचना लिखी थी कालिदास ने, उसका नाम था मालविका अग्निमित्र। मालविका अग्निमित्र। अब जो कालिदास था, यहां भी हमने ये समझना है कि कालिदास जो था वो भी गुप्त वंश में से संबंध रखता है, लेकिन गुप्त वंश में होने के बाद भी उसने एक रचना लिखी थी जिसका नाम था मालविका अग्निमित्र। मालविका अग्निमित्र है तो देखिए ये अग्निमित्र और आगे नाम लगाया मालविका अग्निमित्र। तो जो मालविका अग्निमित्र है जो किसकी रचना है, कालिदास की रचना है। तो कालिदास ने अपनी रचना मालविका अग्निमित्र में ये लिखा है कि एक राजकुमारी मालविका और अग्निमित्र कौन है, ये पुष्यमित्र शुंग का पुत्र है। तो मालविका और अग्निमित्र दोनों के प्रेम विवाह का वर्णन है उसमें। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछी गई बात है, और जब एग्जाम में पूछी गई बात होती है तो वो आप लोगों ने जरूर पढ़नी पड़ती है। उसके बाद अग्निमित्र से यहाँ एक क्वेश्चन पूछा गया अभी तक। उसके बाद बात करते हैं कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था। तो शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। देवभूति के पश्चात शुंग वंश समाप्त हो जाता है, और शुंग वंश के पश्चात कण्व वंश की नींव रखी जाती है। लेकिन शुंग वंश ने एक दो कार्य किए थे जो मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले तो ये बात है कि स्तूपों पर पाषाण रेलिंग लगवाई, कि जो अशोक ने स्तूपों का निर्माण करना शुरू करवाया था, तो उन्हीं निर्माण करने के पश्चात जो स्तूप बनते थे उन स्तूप के चारों ओर लकड़ी की रेलिंग लगाई जाती थी। लेकिन लकड़ी की रेलिंग लगाने का एक नुकसान भी था कि कुछ समय बाद वो लकड़ी का से बनी रेलिंग खराब होने लगती थी। तो जो ये शुंग वंश थे उन्होंने उन रेलिंग को लकड़ी के स्थान पर किसका बनवाया, पाषाण का बनवाया। पाषाण अर्थात पत्थर के बनवाए। तो पहली बात तो ये थी कि जो स्तूप होते थे उन स्तूपों पर पहली बार पाषाण की रेलिंग लगवाना किसने शुरू किया था, शुंग वंश ने शुरू किया था। उसके साथ एक और बात पूछते हैं, मनुस्मृति। मनुस्मृति को सबसे प्राचीनतम स्मृति माना जाता है, और मनुस्मृति की जो रचना काल है वो भी शुंग वंश के समय में ही माना जाता है। मनुस्मृति मनु की लिखी हुई रचना है, और जो भारत में सबसे प्राचीनतम स्मृति के रूप में भी याद रखी जाती है। तो मनुस्मृति का अगर आपसे काल पूछा जाए, समय पूछा जाए, तो ये भी किसके समय में थी, शुंग वंश के ही समय में थी। एक बात और भी थी कि शुंग वंश जो था, इस शुंग वंश ने बौद्ध धर्म के स्थान पर कौन से धर्म को अधिक महत्व दिया था, ब्राह्मण धर्म को महत्व दिया था, और ब्राह्मण के साथ साथ वैष्णव धर्म को अधिक महत्व दिया था। तो ये सारी बातें थी जो कि शुंग वंश से पूछी जाती है। मैं एक लाइन में आप लोगों को रिवाइज करता हूं कि शुंग वंश की नींव पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ को हराने के पश्चात में उसने नींव रखी थी। उसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र के स्थान पर कहां बनाई थी, विदिशा में बनाई थी। और अगर आपसे एक लाइन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग को अनार्य किसने कहा, तो पुष्यमित्र शुंग को अनार्य कहा था बाणभट्ट में। बाणभट्ट ने कहा था अपनी रचना हर्षचरित में। तो ये सारे क्वेश्चन थे। उसके बाद बात करते हैं, मेनांडर को हराया इसने, और 2 बार पतंजलि के सहयोग से अश्वमेध यज्ञ किया था, और वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया। खारवेल ने पुष्यमित्र शुंग को हराया। खारवेल कहाँ का शासक था, कलिंग का शासक था। पुष्यमित्र के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र बनता है। अग्निमित्र के ऊपर एक रचना लिखी थी जिसका नाम है मालविका अग्निमित्र। पहला प्रेम विवाह का वर्णन मालविका और अग्निमित्र का यहीं से मिलता है। उसके बाद जो अंतिम शासक था वो था देवभूति। इन्होंने कार्य क्या किए,
कि वैष्णव धर्म को, हिंदू धर्म को, ब्राह्मण धर्म को आगे बढ़ाया, आगे प्रचार प्रसार किया, उसका अधिक महत्व दिया। बौद्ध धर्म को पीछे छोड़ना चाहा और जो पाषाण की रेलिंग है वो पाषाण की रेलिंग लगवाई। और एक बहुत इंपॉर्टेंट की जो सबसे पुरानी स्मृति है मनुस्मृति जो है, उस मनुस्मृति की रचना काल भी कहां पर माना जाता है? शुंग वंश में ही माना जाता है। अब जैसे ही यहाँ शुंग वंश की समाप्ति होगी तो कौन सा वंश आएगा? कण्व वंश। अब कण्व वंश की स्थापना किसने की थी? तो कण्व वंश की स्थापना जो देवभूति जो था, जो कि शुंग वंश का अंतिम शासक था, इस देवभूति की हत्या करके वसुदेव ने इस वंश की नींव रखी थी। और इसका समय है 75 ईस्वी पूर्व से 30 ईस्वी पूर्व तक। तो ये बात याद रखिएगा। बहुत ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन आते नहीं है, जितने क्वेश्चन आते हैं मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ कि जो देवभूति की हत्या करने के पश्चात कण्व वंश की नींव किसने रखी थी? तो इसकी नींव रखी थी वसुदेव ने नींव रखी। उसके पश्चात कण्व वंश में केवल 4 शासक होते हैं। सबसे पहला कौन? वसुदेव, उसके पश्चात भूमिमित्र, नारायण और अंतिम होता है सुशर्मन। अब 4 शासक थे, चारों शासक कमजोर थे, बहुत ज्यादा प्रतापी शक्तिशाली ऐसे नहीं थे। तो चारों शासकों में क्या हुआ कि कमजोर शासन व्यवस्था करी। कमजोर शासन व्यवस्था होने के पश्चात ऐसा माना गया कि इनका जो क्षेत्र था वो पाटलिपुत्र विदिशा के आसपास का ही रह गया था। इतना छोटा सा साम्राज्य इनका बन करके रह गया था। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कण्व वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो कण्व वंश के अंतिम शासक कौन थे? सुशर्मन। तो 4 ही शासक हुए थे। 75 ईस्वी पूर्व से 30 ईस्वी पूर्व तक इन्होंने शासन किया था। चारों के चारों कमजोर थे। अंतिम सुशर्मन और पहला कौन था? वसुदेव था। तो ये बात हमने पढ़ी है यहाँ से कण्व वंश के बारे में। अब हम अगली इसमें पढ़ते हैं सातवाहन और चेदी वंश। उसके बाद बात करते हैं तीसरा सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के बारे में अगर हम बात करें तो जब अशोक की मृत्यु के पश्चात जो मौर्य साम्राज्य था वो बिखरने लगा था। मौर्य साम्राज्य जब बिखरने लगा था तो इसी समय भारत के दक्षिण भाग में धीरे धीरे करके एक नया वंश जन्म लेता है जिसका नाम क्या है? सातवाहन वंश। इस वंश के स्थापना जो थी वो 30 ईस्वी पूर्व में हुई थी। और अगर हम बात करें इसके संस्थापक की तो सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक को माना जाता है। ये वंश सातवाहन वंश जो था वो 30 ईस्वी पूर्व से 250 ईस्वी तक चला था। अब इस वंश से ज्यादा बातें नहीं होती है। ये पूछा जाता है कि इस वंश के संस्थापक कौन थे? तो सातवाहन वंश के संस्थापक जो थे वो अशोक की मृत्यु के पश्चात भारत का जो दक्षिण भाग है, जो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में इस वंश की नींव रखी थी सिमुक ने। और सिमुक ने इस क्षेत्र में अपनी नींव रखी। लेकिन अगर नदियों के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले तो कृष्णा और गोदावरी नदियों के आसपास का जो क्षेत्र था वही सातवाहन वंश था। यहाँ पर सिमुक ने इसकी स्थापना करने के पश्चात अपने राजधानी किसे बनाया? तो सिमुक ने अपनी राजधानी बनाया है प्रतिष्ठान को ही क्या कहते हैं? पैठान, जो कि महाराष्ट्र में थे। तो महाराष्ट्र में इसने अपनी राजधानी को बनाया था। इसके सातवाहन वंशों की राजकीय भाषा की बात करें तो राजकीय भाषा थी प्राकृत। और इसकी अगर हम लिपि की बात करें तो ब्राह्मी लिपि इसकी प्रमुख थी। और अगर हमें एक क्वेश्चन और पढ़ा था अभी हमने कि जब इससे पहले शुंग वंश आया था तो उसने वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया था। लेकिन ये जो वंश था ये दोबारा से बौद्ध धर्म में ही अधिक बिलीव करता था। इन्होंने एक बौद्ध धर्म से संबंधित एक कार्य किया था। अगर इस वंश की बात करें तो सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली है, सबसे ज्यादा तो जो प्रतापी शासक था वो कौन था? गौतमीपुत्र शातकर्णी जो था वो सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसने 106 से 130 ईस्वी तक शासन किया था। और जैसा कि इसके नाम में ही है कि गौतमीपुत्र, अर्थात इसकी माँ का नाम इसके नाम में ही के साथ ही जुड़ा है। तो यहाँ से कुछ विचारकों ने, कुछ विद्वानों ने ये भी अनुमान लगाया कि इसके साथ में इसकी माँ का नाम जुड़ा हुआ है। माँ का नाम अगर जुड़ा हुआ है तो उस समय हो सकता है कि जो समाज था वो मातृसत्तात्मक हो, क्योंकि एक शासक, एक राजा की माँ का नाम उसके साथ में जुड़ा है। लेकिन फिर उसके बाद विद्वानों ने यह भी अनुमान लगाया कि बेशक
मात्र सत्तात्मक रहे साम्राज्य, लेकिन जब शासक की बात होती, जब राजा चुनने की बात होती थी, तो वहां पर समाज जो था वो पितृसत्तात्मक अर्थात पिता ही वहां पर प्रधान होता था। तो ये बात एक इंपॉर्टेंट रहेगी। एक बात ये है कि यहाँ से 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। 2-3 प्रश्न क्या पूछे जाते हैं कि यहाँ शासकों के बारे में नहीं बल्कि शासन व्यवस्था से संबंधित 1-2 प्रश्न आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इन्होंने भारत के इतिहास में भूमिदान परंपरा को शुरू किया था। भूमिदान परंपरा का अर्थ ये था कि जो व्यक्ति है, ब्राह्मण है या कोई भी है, उनको भूमिदान की जाए। भूमिदान करने से क्या हुआ कि एक छोटा सा टुकड़ा गांव उनको प्रदान कर दिया गया। मान लो एक गांव उनको प्रदान कर दिया गया है। अब उस गांव से जितना भी ऋण आएगा वो सारा का सारा उस व्यक्ति को मिलता रहेगा। तो इस प्रकार से एक नई शासन, एक सामंतवाद प्रणाली और भी निकल के सामने आती है। सामंती प्रणाली का अर्थ यही होता है कि राजा के अधीन राजा, राजा के अधीन राजा। तो ये हम आगे चल के पढ़ेंगे भी, लेकिन इस सामंत प्रणाली का जो आरंभ था वो इसी समय में हो चुका है। और जो भूमिदान परंपरा का जो मुख्य जो मिला कहाँ से है, तो भूमिदान परंपरा के जो साक्ष्य मिले हैं ये नाना घाट अभिलेख से मिलते हैं। अब एक बात और भी इन सातवाहन शासकों के बारे में थी कि इन्होंने शीशे के सिक्के चलाए थे। शीशे के सिक्के चलाए थे इन्होंने। तो ये भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी कि किसी शासकों ने शीशे के सिक्के चलाए। शीशे के साथ साथ इन्होंने चांदी के भी सिक्के चलाए थे, लेकिन सातवाहन जो थे वो मुख्य रूप से इन्हीं शीशे के सिक्कों के लिए ही प्रसिद्ध हुए थे। और एक बात और भी है कि जो सातवाहन वंश है, इस सातवाहन वंश को पुराणों में आंध्र भृत्य भी कहा गया है। तो ये कुछ जानकारी थी जो हमने इस सातवाहन वंश के बारे में पढ़ी है। इसको पुराणों में क्या कहा गया है? आंध्र भृत्य कहा गया है। कौन से शासकों ने शीशे के सिक्के चलाए? सातवाहन ने चलाए। कौन से शासकों ने भूमिदान प्रणाली शुरू की? तो सातवाहनों ने शुरू की। और एक क्वेश्चन और कि इस सामंत प्रणाली की जो शुरुआत थी वो कहां से हुई थी? वो सातवाहनों के समय में ही हुई थी। हालांकि ये अधिक प्रसिद्ध नहीं रही थी, ये बाद में आगे जाकर के हम पढ़ेंगे सामंत प्रणाली, ये सब बातें, लेकिन यहां तक का इतना ही था। उसके बाद एक अंतिम आता है चेदी वंश। सबसे पहले शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन और अंतिम आता है चेदी वंश। अब जो चेदी वंश है इसी का ही एक और नाम भी है। वो क्या है? वो यह महामेघवाहन वंश। चेदी वंश को ही महामेघवाहन वंश आते हैं। यहाँ बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि आज मैं जितना भी पढ़ा रहा हूँ वो सारा का सारा छोटे छोटे शासकों के बारे में पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ इसके प्रमुख शासक कौन थे? खारवेल। और खारवेल के बारे में हमने अभी अभी पढ़ा है कि जब अशोक की मृत्यु के पश्चात जो कलिंग था, उस कलिंग में नए शासकों का उदय होता है जो यहाँ चेदी या महामेघवाहन के नाम से जाने जाते हैं। इन्हीं में एक प्रतापी शासक होता है जिसका नाम होता है खारवेल। और खारवेल ने पुष्यमित्र शुंग को भी हराया था, हम पहले बात कर चुके हैं। और यहाँ से वो मगध पर, खारवेल जो था वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था और खारवेल ने दोबारा से मगध पर आक्रमण किया। ध्यान रखिएगा कि जब अशोक जब शक्तिशाली था तो अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था, लेकिन जब अशोक मर गया, अशोक की मृत्यु के पश्चात उसके जो कमजोर उत्तराधिकारी रहे उनकी नाकामियां की वजह से यहाँ पर खारवेल शासक उभरता है और उसने कलिंग मगध पर आक्रमण किया। वो कलिंग का था लेकिन उसने मगध पर आक्रमण किया और मगध पर आक्रमण करके वो एक जीन शीतलनाथ की मूर्ति को जीत करके ले जाता है। तो जीन शीतलनाथ की मूर्ति को आप लोग ध्यान रखिएगा कि नंद वंश में मैंने बताया था कि नंद वंश में महापद्मनंद कलिंग से उस मूर्ति को ले जाता है मगध में और मगध से वो मूर्ति फिर दोबारा से खारवेल जीत करके कहाँ ले आता है? कलिंग में ले आता है। और ये मूर्ति किससे संबंध रखती है? बौद्ध धर्म से संबंध रखती है। तो ध्यान रखिएगा, आज की वीडियो थी ये। शुरू के जो शासक आए वो ब्राह्मण वंश से संबंध रखते थे ये तीनों। उसके बाद चेदी वंश जो था वो दोबारा से बौद्ध, जैन धर्म और बौद्ध धर्म की साइड में वो दोबारा से विस्थापित कर लेते हैं। तो ये थी आज की कुछ वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। और इसके डिस्क्रिप्शन में अगर आप लोगों ने पिछले कोई वीडियो नहीं देखी है तो मैं आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप लोगों को पढ़ लीजिएगा। और मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।